नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी विद नरेंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि अभी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम 4 फरवरी को होने को है। अभी मात्र 35 दिन ही आपके पास पड़े हैं, तो आपकी तैयारी को सुदृढ़ और अच्छी बनाने के लिए हम आपके लिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रतिदिन आपको कराएंगे। 4 फरवरी को होने वाले परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण कारागार साबित होंगे। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें दोस्तों, पूरा वीडियो आराम से देखें और कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा लाया गया सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, हम प्रतिदिन इस प्रकार के सेशन को जरूर लेकर आएंगे। अपन शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर या जैसलमेर। तो कौन सा जिला जिसमें सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? कौन सा हो जाएगा? श्रीगंगानगर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रीगंगानगर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, किस जिले का हिस्सा पृथक कर नए फलोदी जिले का निर्माण किया गया है? कौन से जिले से अलग होकर फलोदी जिले का निर्माण किया गया है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या नागौर। तो कौन सा हो जाएगा जिला? जोधपुर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा जिला हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है? अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में या 2 राज्यों में? कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश में है। बात करें अगर दोस्तों उन 3 राज्यों की, तो वे 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, ये 3 राज्य हो जाएंगे। दोस्तों ये सारे एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खड़ीन सिंचाई पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय है। कहाँ की खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है? नीमका थाना की, जोधपुर ग्रामीण में, जैसलमेर में या गंगानगर में? तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर तीसरा जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार प्रश्न है। किस जिले में मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित है? किस जिले में मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नीमका थाना, गंगापुर सिटी, कोटपुतली बरौड़ या सिक्कर। आपको बताना है इसका सही आंसर कि मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 सिक्कर। ऑप्शन नंबर 4 सीकर में मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जरगा और रागा पहाड़ी, कौन सी? जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? काटल, देसरो, गिरवा या उपरमाल? क्या कहलाता है? जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र यह देसरो कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? देसरो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है? फुलवारी की नाल कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में, उदयपुर में, सलूम्बर में या सिरोही में? दोस्तों कंफ्यूज मत होना, फुलवारी की नाल अपने उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित है, जबकि सलूम्बर में जयसमंद झील स्थित है। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कंफ्यूज होने का सवाल उठता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? थली, डांड, मंगरा या इंसेलबर्ग? क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ दोस्तों कि विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 डांड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 डांड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है?
निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत ही लोगों ने सुना होगा कि बालू का स्तूप से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपको बताना कि कौन सा प्रकार बालू का स्तूप का नहीं है। पैराबोलिक, बरखान, प्लाया या सब्र कपीज। क्या होगा? देखो पैराबोलिक एक बालू का स्तूप है, बरखान और सब्र काफिज ये तीनों बालू का स्तूप है, लेकिन प्लाया प्लाया बालू का स्तूप नहीं है। प्लाया क्या है? एक झील है। क्या है प्लाया? एक झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 में, 4 में, 5 में या 8 में? तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 भागों में पूर्वी मैदानी प्रदेश को विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। ये 4 बेसिन में पूर्वी मैदानी प्रदेश को विभाजित किया गया है। इसी प्रकार अगले प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस किले में स्थित माघवेंद्र भवन में स्कल्पचर्क पार्क स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित है। स्कल्पचर्क पार्क कहाँ पर बना है? आमेर के किले में, नाहरगढ़ के किले में या जयगढ़ के किले में या अलवर के किले में? कमेंट करके बताओ दोस्तों कि जो स्कल्पचर का पार्क है कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ किले में है। कहाँ पर है? नाहरगढ़ किले में है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे द्वारा लाई गई टेस्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताओ दोस्तों कि इस प्रकार की सीरीज आपको कैसी लगी, ताकि हम प्रतिदिन ऐसे ही प्रश्न डेली लेकर आए। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? आपको 4 भवन दे रखे और पूछा है कि कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है। नवलखा भंडार, संगार चवरी, सतबिस देवरी या चौकेलाव महल? दोस्तों नवलखा भंडार, संगार चवरी और सतबिस देवरी ये तो क्या है? तीनों चित्तौड़ में है। लेकिन जो चौकेलाव महल है, कौन सा महल? चौकेलाव महल, ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग अपने जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौकेलाव महल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों डबल स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कटारगढ़ किस किले में स्थित है? कटारगढ़ किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़ में, मेहरानगढ़ में या तारागढ़ में? तो कौन से दुर्ग में स्थित है कटारगढ़? तो कौन से दुर्ग में हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएगा। कटारगढ़ कौन से किले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का वेलोर के नाम से जाने जाना वाला कौन सा किला है? राजस्थान का वेलोर के नाम से किस किले को जाना जाता है? नाहरगढ़ किले को, भैंसरोडगढ़ को, कुंभलगढ़ को या चित्तौड़गढ़ को? किसे जाना जाता है राजस्थान का वेलोर? तो ये जाना जाता है भैंसरोडगढ़ को। किसे जाना जाता है? भैंसरोडगढ़ को। बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले सवाल की ओर। अगला सवाल डबल स्टार कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैं इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा, कौन सी आत्मकथा? तुजुक ए तैमूरी में ये पंक्तियाँ राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कहा गई है? जो तैमूर था, तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा? कौन सा? भटनेर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग या मेहरानगढ़ का दुर्ग? कौन सा दुर्ग हो जाएगा? भटनेर का दुर्ग हो जाएगा। कौन सा दुर्ग? भटनेर का दुर्ग। और ये भटनेर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? यह भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, बनास नदी कितने जिलों में प्रवाहित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
बनास नदी कितने जिलों में प्रवाहित है? 5 में, 6 में, 4 में या 8 में? तो ये हो जाएगा सही आंसर 8 जिलों में। इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूँ दोस्तों, प्रश्न हूबहू एग्जाम में आपको छपेगा। 8 जिलों में है। 8 जिलों की बात करें तो वे 8 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? बनास नदी जो राजसमंद जिले से निकलती है, राजसमंद के बाद में उदयपुर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में, शाहपुरा में, केकड़ी में और टोंक और सवाई माधोपुर होते हुए 8 जिलों में प्रवाहित होते हुए चंबल में मिल जाती है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बनास नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 8 जिलों में प्रवाहित होती है। दोस्तों नोट करके लिखना, यह प्रश्न एग्जाम में हूबहू आपको छपेगा। अगला प्रश्न क्या है? पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? मेरठ की, साबी की, बनास की, गंभीर की। अब दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आया है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रश्न गलत है, कि इसमें चंबल नदी का तो कहाँ पर जिक्र ही नहीं कर रखा है। ऑप्शन में चंबल नदी का कहाँ पर जिक्र ही नहीं कर रखा है और सभी को पता है कि पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में 2 पार्वती नदी है। राजस्थान में 2 पार्वती नदी है, जो एक पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है और एक पार्वती गंभीर की सहायक नदी है। तो ये प्रश्न सही है, प्रश्न गलत नहीं है, प्रश्न सही है कि पार्वती नदी चंबल की भी सहायक नदी है और एक पार्वती नदी गंभीर की भी सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंभीर नदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? जो प्रतापगढ़ जिला है उसका भूभाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल, कांटल, डांग या मंगरा, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांटल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% कांटल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र जो मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है? जगदीश मंदिर, देव सोमनाथ का मंदिर, अहाड़ उदयपुर या जगत सलूम्बर? दोस्तों कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या होगा कि मेवाड़ का खजुराहो क्या कहलाता है। बताओ दोस्तों। तो जगत सलूम्बर 100% इसका सही आंसर हो जाएगा, जगत सलूम्बर जो मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है बनास में, कोठारी में, काली सिंध में या चंबल में? दोस्तों कहाँ बनाया गया है? ये चंबल नदी पर बनाया गया है। बात करें हैंगिंग ब्रिज कौन से ज़िले में है? तो ये कोटा ज़िले में है। ये भी आपको याद रखना है, जो हैंगिंग ब्रिज है कौन से ज़िले में? कोटा ज़िले में। और किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आवाज़ आज 2-3 दिन से तबीयत खराब है, तो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे तबीयत सही होगी तो आवाज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वर के नाम से किसे जाना जाता है? बिंडमाल को, ओसिया को, पुष्कर को या रणकपुर को? किसे जाना जाता है भुवनेश्वर के नाम से? ओसिया को जाना जाता है, ओसिया को जाना जाता है। प्रश्न मैं आपके लिए डबल स्टार करता हूँ, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओसिया अभी वर्तमान में कौन से ज़िले में? जोधपुर ग्रामीण जिले में है। पहले यह जोधपुर में था लेकिन अभी जोधपुर ग्रामीण में है। तो जिस प्रकार जैसे अपने ज़िले 19 ज़िले बने हैं, तो अभी जोधपुर ग्रामीण जोधपुर से अलग होकर जोधपुर ग्रामीण बना है। तो आपको याद रखना है, जो ओसिया है अभी वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण। कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? अगला प्रश्न क्या है? कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? सिक्कर डिडवाड़ा कुचामन का क्षेत्र या जयपुर ग्रामीण अलवर का क्षेत्र या डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र या पाली सिरोही का क्षेत्र? दोस्तों वागड़ कहलाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। 100% सही आंसर हो जाएगा, 100% इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। वागड़ क्या कहलाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऐसे प्रश्न अधिकतर आजकल हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि आपको सुमेलित करना है। आपको नदी के सामने उसकी सहायक नदी दे रखी है और आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा गलत है। तो बनास नदी, देखो बात करें दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए
आपको उसके सामने निष्कर्ष निकालना पड़ता है। बनास नदी, सभी को पता है बनास नदी की सहायक नदी खारी है, तो पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा कि बनास की सहायक नदी क्या है, खारी है। माही नदी, माही नदी की सहायक नदी मोरेल नहीं है दोस्तों। मोरेल किसकी सहायक नदी है, मोरेल भी अपने बनास की सहायक नदी है। तो ये ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि माही की सहायक नदी मोरेल नहीं है। खारी और मोरेल यह दोनों नदी बनास की सहायक नदी है। जबकि लूनी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लूनी नदी, लूनी नदी की सहायक नदी सांगी है। बिल्कुल सही बात है कि लूनी की सहायक नदी सांगी है। और साबरमती इसकी सहायक नदी माझम है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अपने ऑप्शन नंबर दूसरा माही, माही की सहायक नदी मोरेल नहीं है। मोरेल किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 असुमेलित है। बढ़ते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है दोस्तों। इसी प्रकार सेशन में कंटिन्यू बने रहे, आगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है अगला प्रश्न, उदयपुर की तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियाँ कहलाती है। उदयपुर में जो तस्तरी नुमा की आकृति वाली पहाड़ियाँ क्या कहलाती है, गिरवा, बोराट, मेवल या भाकर, क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है गिरवा कहलाती है। जो उदयपुर में जो तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियाँ हैं वह क्या कहलाती है, गिरवा कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है, लूनी नदी का जल कहाँ तक मीठा रहता है, उसके बाद जल खारा हो जाता है। कहाँ तक मीठा रहता है, उसके बाद जल खारा हो जाता है, तो ये रहता है अपने बालोतरा तक। कहाँ तक रहता है दोस्तों, बालोतरा तक। बालोतरा में एक पहाड़ी है दोस्तों, याद रखना, नाकोड़ा की पहाड़ियाँ। नाकोड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, बालोतरा जिले में। ये भी याद रखना आप कि लूनी नदी का जल कहाँ तक मीठा रहता है, बालोतरा तक रहता है। और बालोतरा में एक पहाड़ी है, कौन सी, नाकोड़ा की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है, बालोतरा जिले में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा आपके लिए, देखते हैं। कौन सी भेड़ काले मुंह गुण वाली होती है, कि कौन सी भेड़ जिसका मुंह काले मुंह का होता है, बंगरा, सोनाड़ी, नाली या मारवाड़ी। कौन सी भेड़ होगी, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मारवाड़ी भेड़। जो मारवाड़ी भेड़ होती है उसका मुंह आगे से काला होता, और ये राजस्थान के 50% क्षेत्र में देखने को मिलती है। राजस्थान के 50% क्षेत्र में देखने को मिलती है मारवाड़ी भेड़। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रखना, इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूँ, हमेशा एग्जाम में पूछते ही है। प्राचीन, प्राचीन नाम पूछते ही एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार करके नोट करना आपके लिए। दीर्घवती असुमेलित युग्म क्या है, प्राचीन नाम दे रखा है, एक साइड में वर्तमान नाम दे रखा है, आपको सुमेलित करना है। दीर्घवती जिसका वर्तमान नाम डिंग है, बिल्कुल सही बात बोली है दोस्तों, डिंग है जिसका प्राचीन नाम क्या है, दीर्घवती। उपकेश पाटन, ओसिया, सही है, ओसिया, उपकेश पाटन जिसका प्राचीन नाम क्या था, उपकेश पाटन जिसका वर्तमान नाम है ओसिया। चुंगेर, चुंगेर का वर्तमान नाम अनूपगढ़, यह भी बिल्कुल सही है। सियाड़ का प्राचीन नाम क्या, अलवर है, नहीं दोस्तों, सियाड़ का प्राचीन नाम क्या है, नाथ द्वारा है। सियाड़ जिसका प्राचीन नाम क्या है, नाथ द्वारा। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। सियाड़, सियाड़ का हो जाएगा नाथ द्वारा, या नोट करके लिखना आप। जो सियाड़ है, सियाड़ का वर्तमान नाम क्या है, नाथ द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिहाड़। अगला प्रश्न क्या है, जफराबादी भेष का मूल स्थान कौन सा है। जफराबादी भेष का मूल स्थान कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा जफराबादी भेष का मूल स्थान, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, काठियावाड़ी, गुजरात जफराबादी भेष का मूल स्थान है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। अलवर को, डिग को, धौलपुर को या जोधपुर को, किसे कहा जाता है सिंह द्वार, तो किसे कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है। अगला प्रश्न इसी प्रकार इंपॉर्टेंट होने वाला है कि राजस्थान में बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। कौन सी नस्ल बकरी में सर्वाधिक दूध देती है, शेखावटी नस्ल, मारवाड़ी नस्ल, परबतसरी नस्ल या जखराना। कौन सी नस्ल हो जाएगी दोस्तों, तो ये जखराना नस्ल हो जाएगी। कौन सी नस्ल हो जाएगी, जखराना नस्ल हो जाएगी।
अगला प्रश्न है, थार का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? जो थार का प्रवेश द्वार है किस जिले को कहते हैं? जैसलमेर को, बाड़मेर को, बीकानेर को या जोधपुर को? तो कौन से जिले को कहते हैं? अपना हो जाएगा जोधपुर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? जोधपुर जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? राजस्थान में घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? मलानी, मारवाड़ी, सिंधी या काठियावाड़ी? कौन सी हो जाएगी? मालानी हो जाएगी दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे द्वारा लाया गया पेपर आपको पसंद आए, आपकी तैयारी को मजबूत करे, तो दोस्तों कमेंट में एक लाइक और शेयर कर जरूर बताना, और कमेंट में लिखना दोस्तों कि हम प्रतिदिन इस प्रकार के टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या डिंग? कौन सा कहलाता है दोस्तों राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार? तो कौन सा कहलाता है? अपने धौलपुर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? धौलपुर कहलाता है। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, जमुनापरी बकरियां किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? जमुनापुरी बकरियां किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? मेवाड़ में, शेखावटी में, मारवाड़ में, हाड़ौती में? कौन से क्षेत्र में जमुनापुरी बकरियां देखने को मिलती है? तो सर्वाधिक देखने को मिलती है हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलती है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्रों में सर्वाधिक जमुनापुरी बकरियां देखने को मिलती है। तो इसका 100% आंसर सही हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र। प्रश्न रिपीट हो चुका है दोस्तों। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? पहले आ चुका है पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? धौलपुर जिला कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है? हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? मेड़पाद, कोटी, बटनेर या आई छत्तीरपुर? कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर 101% इसका सही आंसर हो जाएगा बटनेर। बटनेर जो हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बटनेर। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? डूंगरपुर, सलूम्बर, गंगापुर सिटी या बांसवाड़ा? दोस्तों 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या होगा आपको? अगला प्रश्न क्या है? कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके सामने दो वो दे रखे, कथन दे रखे, और आपको कथन का डिस्कस निकालना है, मैच करना है और बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। सभी को पता है वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, यह सभी को पता है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ नगरी कोटा को कहा जाता है, यह भी सभी को पता होगा कि इंद्रप्रस्थ नगरी कोटा को कहा जाता है। और तांबा नगरी, यह सभी को पता है कि झुंझुनू है, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम तांबा, सर्वाधिक तांबा झुंझुनू में देखने को मिलता है। रत्न नगरी टोंक नहीं दोस्तों, टोंक नहीं, रत्न नगरी है, अपने जयपुर को कहा जाती है। रत्न नगरी कौन सी है? जयपुर को। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। रत्न नगरी जयपुर का है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, इंद्रप्रस्थ नगरी कोटा, तांबा नगरी झुंझुनू और रत्न नगरी हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न है कि इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेहाजी का जन्म किस वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था? गुज्जर में, चौहान में, गहलोत में या तंवर में? दोस्तों बताना है आपको कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेहाजी का जन्म कौन सी मांगलिया शाखा में हुआ था? कौन सी मांगलिया शाखा में हुआ था? गहलोत गुइल वंश की शाखा में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गहलोत। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीट में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, रीट 2023 में ये प्रश्न पूछा है कि भाती खत्री किस लोक देवता के संदर्भित करता है? भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? हड़बू जी को, बल्लीनाथ जी को, कल्ला जी को या तेजा जी को? भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्ला जी, जिसे हम 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। जिससे हम 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी जाने जाते हैं कल्ला जी को, जो भाती खत्री लोक देवता को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है,
हमेशा वाद्य यंत्र से संबंधित सवाल एग्जाम में देखने को ही मिलता है। तो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्नों को करते समय काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमेशा कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को अपन आराम से करेंगे और सावधानी पूर्वक करेंगे। पहला ऑप्शन अपन पढ़ते हैं कि पाबूजी की फड़ वास्ते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पाबूजी के फड़ वास्ते में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि पाबूजी की जब फड़ वास्ते हैं तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और देव जी की फड़ वास्ते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। गोगा जी की फड़ वास्ते समय डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। और रामदेव जी के फड़ वास्ते समय इकतारा नहीं रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो रामदेव जी के फड़ वास्ते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यह कथन गलत है कि रामदेव जी की फड़ वास्ते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हूबहू छपेगा दोस्तों। इस प्रश्न को नोट करके लिखना, एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको सुमेलित करना है। एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थल दे रखे हैं। आपको बताना कि कौन सा कथन गलत है। हड़बू जी जिनका संबंध बेकटी गांव से है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हड़बू जी जिनका संबंध बेकटी गांव से है। गोगा जी जिसे गोगा बेड़ी कहा जाता है, गोगा बेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। बेहा जी बापरी फलोदी, बिल्कुल सही है, यह भी सही है। और बल्लीराज जी जिनका जन्म तिलवाड़ा बालोतरा में हुआ था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो पहले का पहला सही है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा अपना करेक्ट हो जाएगा कि हड़बू जी जो बेकटी फलोदी से संबंधित है, गोगा जी गोगा बेड़ी से, बेहा जी बापड़ी फालोदी से और बल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस लोक देवता की आराधना में माट नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं? रामदेव जी की, तेजा जी की, पाबू जी की, गोगा जी की। दोस्तों बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा कि आराधना में किस लोक देवता की आराधना में माट नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसकी आराधना में किया जाता है? पाबू जी की आराधना में किया जाता है। और पाबू जी की आराधना में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? कौन से लोक देवता मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं है? कौन से लोक देवता जो मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में गलत हो जाता है। क्या कौन कौन से लोक देवता हो जाएंगे? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी दोस्तों, या तेजा जी, कौन से हो जाएंगे? तो पंच पीरों में रामदेव जी शामिल है, पाबू जी शामिल है, गोगा जी शामिल है लेकिन तेजा जी शामिल नहीं है, तेजा जी सम्मिलित नहीं है। कौन से लोक देवता सम्मिलित नहीं है? तेजा जी सम्मिलित नहीं है। तो बचे दो कौन कौन से हो जाएंगे? मेहा जी और हड़बू जी। आपको ये भी याद रखने हैं, मेहा जी और हड़बू जी ये पंच पीरों में सम्मिलित है। तेजा जी जो पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? नहरों से संबंधित प्रश्न है कि राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं हनुमानगढ़ फालोदी, चुरू अनूपगढ़, हनुमानगढ़ चुरू या नीम का थाना चुरू। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हनुमानगढ़ चुरू जिला हो जाएगा। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले। अगला प्रश्न क्या है? गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो ये गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया है। राजस्थान की प्रथम परियोजना है, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है, ये भी याद रखना आपको। राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है कौन सी? गंग नहर, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है जिसका निर्माण गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है कि नर्मदा नहर राजस्थान के किस गांव से प्रवेश करती है? आपको 4 ऑप्शन देकर बताना है कि नर्मदा नहर राजस्थान के किस गांव से प्रवेश करती है। छांचोट से, जालोर जीवाना से या सिल्लू गांव छांचोट से। तो किस गांव से करती है? सिल्लू गांव सांचोट जिले से करती है दोस्तों। कौन से गांव से करती है? सिल्लू गांव सांचोट से करती है। अगला प्रश्न क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना
की मुख्य नहर राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से गुजरती है दोस्तों। एग्जाम में इंदिरा गांधी से संबंधित हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों आपको 100% याद रखनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से हर बार सवाल बनता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान से कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से गुजरती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राजस्थान की वह परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है। जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई की जाती है। नर्मदा नहर परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना या पश्चिमी यमुना नहर परियोजना। तो कौन सी परियोजना हो जाएगी दोस्तों? कौन सी परियोजना हो जाएगी? नर्मदा नहर परियोजना हो जाएगी। कौन सी परियोजना? नर्मदा नहर परियोजना। अगला प्रश्न क्या है? इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। दोस्तों तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे ही तबीयत सही होगी तो आपको आवाज़ भी क्लियर सुनाई देगी। इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर राजस्थान के कौन से जिले में है? गंगानगर अनूपगढ़ में, फलोदी जैसलमेर में, बीकानेर फलोदी में या बालोतरा जोधपुर में। तो कौन से जिले में जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं? तो कौन सा जिला हो जाएगा? फलोदी और जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? फलोदी और जैसलमेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शहीद बिरबल राम शाखा किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रही है? अनूपगढ़ को, बीकानेर को, जैसलमेर को या फलोदी को? किसे करा रही है? तो कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर जिले को शहीद बिरबल राम शाखा से जिला लाभान्वित हो रहा है। कौन सा? जैसलमेर जिला। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर रखना दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान फीडर कहाँ से कहाँ तक है? राजस्थान फीडर कहाँ से कहाँ तक है? हरिके बैराज से फलोदी तक, या हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के बसीलावाला तक, या हरिके बैराज से अनूपगढ़ तक, या हरिके बैराज से बीकानेर के पुंगल तक। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 101% इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के बसीतावाली तक इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिके बैराज से बसीतावाली तक। अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य में किस स्थान का स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? किशनगढ़ को, निमराना को, पाली को या सांगनेर को? किसको? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो किसे किया जाएगा? निमराना को किया जाएगा। किसे किया जाएगा? निमराना को। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वुलन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? वुलन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ब्यावर गोहना में, बीकानेर में, नर्बतखेड़ा ब्यावर में या भीलवाड़ा में। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? नर्बतखेड़ा ब्यावर में। कहाँ पर? नर्बतखेड़ा ब्यावर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आप एक साइड उद्योग दे रखे और दूसरी साइड उनकी स्थिति बता रखी है, तो आपको देखकर बताना कि कौन सा असुमेलित है। सीमेंट, पहला उद्योग सीमेंट का कौन सी जगह किया जाता है? मोडक। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मोडक नामक क्षेत्र में सीमेंट का उद्योग किया जाता है। उर्वरक का गड्ढेपान हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ग्लास का, कांच का हो जाएगा लिलवाना। नहीं दोस्तों, ग्लास हमें धौलपुर में किया जाता है और लिलवाना जो कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में। लिलवाना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में क्या किया जाता है? मैंगनीज का उद्योग किया जाता है। मैंगनीज सर्वाधिक कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा में होता है। ग्लास जो धौलपुर में किया जाता है। और तांबा खेतड़ी में है। तांबा कहाँ किया जाता है? खेतड़ी में। और खेतड़ी पहले झुंझुनू में आता था, अभी वर्तमान में नीमका थाना जिले में आता है। आपको यह भी याद रखना है, खेतड़ी अभी नीमका थाना जिले में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्लास, जो कहाँ पर है? धौलपुर में, ना कि लिलवानी में। लिलवानी में मैंगनीज का
कार्य देखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, भिवाड़ी औद्योगिकी क्षेत्र किस जिले में है? भिवाड़ी औद्योगिकी क्षेत्र किस जिले में है? तो कौन से जिले में भिवाड़ी औद्योगिकी क्षेत्र है? खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली बरोड़, जयपुर ग्रामीण या डिग? कौन से जिले में हो जाएगा भिवाड़ी औद्योगिकी क्षेत्र? तो ये हो जाएगा अपने खेड़तल तिजारा में। कौन से जिले में हो जाएगा? खेड़तल तिजारा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मयूर बीड़ी फैक्ट्री स्थित है, मयूर बीड़ी फैक्ट्री कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, टोंक में या दौसा में? कहाँ पर स्थित है मयूर बीड़ी फैक्ट्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101%। इसका सही आंसर हो जाएगा टोंक जिले में मयूर बीड़ी फैक्ट्री स्थित है। दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित हर दिन जो टेस्ट सीरीज करी जा रही है वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? राजसिको, रिक्को, स्पिनफेड या राजस्थान वित्त निगम? कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? राजसिको हो जाएगा दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न, इसका सही आंसर है राजसिको। तो दोस्तों हमारे द्वारा लाया गया सेशन आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर ये सेशन आपकी पढ़ाई को मजबूत बनाए और आपको इसी प्रकार आपकी पढ़ाई को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए हम प्रतिदिन आपके लिए इस प्रकार की टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।